हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। दोस्तों, गुलाम वंश की जब हम बात करते हैं तो इसको ममलूक वंश भी बोला जाता है, क्योंकि लगभग यहाँ के जो 11 शासक हुए यहाँ 3 वंशों के, कुतुबी, शमशी और बलबनी के, इनमें से कोई भी ज़्यादातर गुलाम नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, फिर आराम शाह के बारे में बात करेंगे, फिर शमशी वंश में इल्तुमिश आता है, फिर जिसका रुकुनुद्दीन फिरोज बनता है, फिर इसकी बेटी आती है इल्तुमिश की रजिया सुल्तान, जो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका बनेगी। और फिर बहराम शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, और फिर बलबनी राजवंश की स्थापना करता है। उसके बाद उसका बेटा कैकबाबाद, फिर क्यूमर्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ठीक है, इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों का दानी था। ठीक है, बहुत सारा पैसा दान के रूप में देता था, इसलिए को लाख बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए, इसकी राजधानी लाहौर थी, यानी दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश था उसकी शासकी की राजधानी लाहौर थी। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी, यानी सबसे पहले कुतुब मीनार की जो बनवाया इसी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया। ठीक है, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है, ये मस्जिद थी, ये भी इसी के द्वारा बनवाई गई। जैसे आप कह सकते हैं कुरान खां, एक कुरान खां उपाधि मिली इसको। और एक हमारी लाख बख्श मिली इसको, जो मैंने आपको बता दिया, लाखों का दानी। साथ ही इसको हातिम द्वितीय भी कहते थे। ठीक है, तो सल्तनत काल में हातिम द्वितीय की उपाधि किसे मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ओके, और देखिए यहाँ पर गयासुद्दीन जो महमूद था, वो उसको 1208 में गुलाम दास्ता से मुक्त करता है। इसीलिए 1208 से ही इसको राजा का औपचारिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और 1210 आते आते इसकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते हुए, जिसे पोलो भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आराम शाह उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, पर इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी नहीं हुए, जिसके बारे में जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, उसके बाद इल्तुमिश आता है हमारा। ठीक है, इल्तुमिश 1211 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है, और यहाँ पर देखिए ये अपनी राजधानी को दिल्ली लाता है। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, यहाँ पहले लाहौर चल रही थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, और उसके बाद ये इसको लाहौर स्थानांतरित कर देता है। ओके, और ये पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट करना। सुल्तान आजम उपाधि भी इसने अपने ली थी अपने समय में। ठीक है, दल चालीसा कहते हैं ना, जैसे तुर्कान चिहलगामी, यानी 40 लोगों का एक समूह था जो प्रशासन में राजा की सहायता करता था उस समय। ठीक है, दल चालीसा कहते हैं। तुर्कान चहलगामी भी इसका वर्ड है, आप लूसेंट में देख लीजिएगा। अमीर आखुर इसने एक पद दिया था याकूत को, और वो याकूत आगे कहाँ चलेगा? रजिया से जिसका प्रेम संबंध था। ठीक है, वो याकूत को इसने ही पद दिया अमीर आखुर का। ठीक है, ये एकता प्रणाली चलाता है, एक एकता प्रणाली है, आपने सुना भी होगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। तो एकता प्रणाली क्या थी दोस्तों? देखिए, यहाँ पर एक भूमि थी जो सैनिक या वहाँ के सैनिकों को वेतन के रूप में दी जाती थी। ठीक है, जो वहाँ के बहादुर सैनिक थे ना, उनको ये इल्तुमिश एकता नाम की प्रणाली ये भूमि देता था, और इस भूमि से जो राजस्व मिलेगा ना, वो इसी सैनिक का राजस्व होता था। सारा राजस्व यही लेगा इसको। ठीक है, ये व्यवस्था एकता प्रणाली कहलाती थी। ओके, देखिए, बदायूं में इसकी जामा मस्जिद भी है इल्तुमिश की, और इल्तुमिश का मकबरा पूछिए तो आपसे दिल्ली के अंदर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इल्तुमिश का मकबरा दिल्ली में पूछा जा सकता है। और देखिए, इल्तुमिश के उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण कार्य हुए, जो मैंने आपको बताया था दल चालीसा। तो दल चालीसा का सदस्य आगे जाके बलबन जो है, वो इसी के समय से कार्य कर रहा था दल चालीसा के अंतर्गत, जो आगे जाके अपना ही एक वंश स्थापित करता है, बलबन वंश। ओके, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और देखिए, सबसे पहले इसने एक शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जो चांदी के थे। ठीक है, चांदी का था, इसको टका भी कहा जाता है। ओके, और साथ ही इसने तांबा का चलाया एक, जिसको जीतल कहा जाता था। ओके, ठीक है, तो चांदी का टका चलाया इसने और तांबे का जीतल। ठीक है, इसीलिए इल्तुमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगर और इसका जो चांदी का सिक्का था वो 175 ग्रेन का था। ओके, जो इसने जारी किया इल्तुमिश ने, ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ओके, और देखिए, यहाँ पर इसके दरबार में कुछ विद्वान भी थे, उनके बारे में आपको बताता हूँ। इसके दरबार में 2 विद्वान थे, आपके मिनहाज उस सिराज, जिन्होंने तबकात नासिरी लिखी है, मिनहाज उस सिराज, और मालिक ताजुद्दीन,
ओके, आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब जानेंगे हम अगला कौन सा शासन काल आया किसी का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अगला शासक आता है वो रुकुद्दीन फिरोज आता है, जो कि गद्दी पर बैठता है। रुकुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी में रुकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। तो ये एक आलसी प्रवृत्ति का था, ठीक है। मतलब शासन काल में इसका मन नहीं लगता था। इसकी जो सारी शक्तियाँ थी वो इसकी माता थी शाह तुर्कान के पास थी, ठीक है। बहुत ही निरंकुश शासन थी इसकी माँ भी। तो वो अपने बेटे के को भी यही चाहती थी कि वो इसकी तरह कार्य करे, ठीक है। तो ये बहुत निरंकुश थी। रजिया जो आती है इसके बाद, इल्तुतमिश की बेटी, ये इसको जनता की सहायता से शासिका बनाया जाता है, क्योंकि आराम में जो कि रुकुद्दीन फिरोज तो काफ़ी आलसी प्रवृत्ति का था, तो ये शासन के लिए कुछ कर ही ना था। इससे अरब तुर्की जो थे वहाँ के जो वहाँ की जनता थी वो इससे परेशान हो चुकी थी। तो रजिया सुल्तान को यहाँ पर गद्दी पे बैठा जाता है, जो बैठती है 1236 से 1240 के मध्य। ओके, और रजिया बीबी सुल्तान ही हमारी प्रथम मुस्लिम महिला शासिका है जिसने बागडोर संभालती है गुलाम वंश की। ओके, तो ये देखिए राजदरबार में कूला, ठीक है, कुबा या कुल्हा पहन के आती है, जो सिर पे पहनते थे उसको पहन के आती थी। बिल्कुल एक पुरुषों की भांति ये शासन करना करती थी, ठीक है। देखो तीरंदाजी, घुड़सवारी और सब कुछ ऐसे आता था। अब इसने कुछ पद दिए, देखिए कबीर खां को इसने लाहौर का गवर्नर बनाया। कबीर खां ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह भी किया था, प्रथम विद्रोह इसके समय हुआ था। इसने अल्तुनिया था उसको तरहिंद का गवर्नर बनाया। एतगीन को अमीर हाजी बनाया, और याकूत जो मैंने आपको बताया था जिससे इसका प्रेम संबंध भी था, इसको अमीर आखुर की का पद दिया गया था उसमें, ठीक है, ठीक है। और इसका प्रेम संबंध था मैंने आपको बता दिया। देखिए अल्तुनिया ने जो विद्रोह किया था ना इसके समय में, ठीक है, तो रजिया ने विद्रोह का दमन करने हेतु वहाँ इसके पास जाती है, पर वो पराजित हो जाती है। और यही अल्तुनिया रजिया बेगम को विवाह के लिए अपना प्रपोजल देता है, ठीक है। और रजिया मना नहीं करती है, इसके साथ ये शादी करती है। ओके, क्योंकि देखिए अल्तुनिया अपने को सम्राट घोषित करता है, ठीक है, और याकूत की हत्या लाहौर के विद्रोह में हो जाती है। तो रजिया को इसका जो प्रपोजल है इसको मानना पड़ता है और वो इसके साथ विवाह कर लेती है, ठीक है। और दोनों की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को, या फिर 39 आपको मिल सकता है किसी किताब में 1239, भरिंडा में कैथल के पास इनकी डाकू द्वारा हत्या कर दी जाती है, ठीक है। देखिए अगला हमारा शासक आता है बहराम शाह, ठीक है। इसके बाद आता हमारा बहराम शाह। इसके समय में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता दोस्तों, जिसके बारे में हमें जानना उतना ज़रूरी नहीं है। ये 1239 से 1242 के मध्य इसका शासन रहा। उसके बाद हमारा आता है अलाउद्दीन महमूद शाह, जो 1242 से 1246 के मध्य शासन करता है। इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, मंगोलों द्वारा लाहौर पर आक्रमण किया गया था। इसके समय 1245 में मंगोलों ने आक्रमण किया। बलबन के द्वारा इसको दिल्ली का शासक बनाने के लिए सहायता की गई थी, ठीक है। तो इसी वजह से नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी, जो हम आगे जानेंगे अभी, ठीक है। इसके बाद हमारा बलबन ही आएगा, उसके बारे में जानेंगे। तो नसरुद्दीन महमूद इसको उल्लू खां की उपाधि देता है बलबन को, ठीक है। और ये किसके वजह से शासन गद्दी पर बैठा? बलबन की वजह से, क्योंकि देखिए उसमें जो तुर्क अमीर थे ना सरदार, वो इसको नहीं चाहते थे कि ये शासक बने थे, विद्रोह कर रहे थे। किससे? बलबन ने उस विद्रोह को समाप्त करके इसको किसी तरह अपने बल पे राजगद्दी पर बैठाया, इसलिए ये इसको मानता था, इसलिए इसने इसको उपाधि भी दी थी, ठीक है। अब हम जाएंगे बलबन की तरफ। बलबन जो भी था बलबनी वंश का संस्थापक। तो आइए अब बात करते हैं बलबन के बारे में। तो जैसे कि आप जानते होंगे, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, और इसी के समय से ये तुर्गान ए चहलगामी यानी कि दल चालीसा का सदस्य बन चुका था। तो इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, ठीक है। इसने सिजदा व पैबोस प्रथा बनाई, इसके बारे में आपको बताता हूँ अभी आगे। तो देखिए 40 गुलाम सरदारों का संगठन का विनाश इसने किया। देखो महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया, बनाने वाला इल्तुतमिश दल चालीसा को, और विनाश किया बलबन ने इसका, ठीक है। ये पॉइंट आपको महत्वपूर्ण याद रखना। लाहौर रक्त की नीति अपनाई थी इसने अच्छे शासनकाल के लिए, लाहौर रक्त की नीति अपनाई, ठीक है। यानी बहुत ही कठोर था अपने शासनकाल में, ठीक है। ये विरोध बिल्कुल नहीं झेलता था, उसका विनाश करता था, इसलिए लाहौर रक्त की नीति अपनाई इसने, ठीक है। तो देखिए 1266 में बलबन दिल्ली की गद्दी पर गियासुद्दीन बलबन के नाम से बैठता है, ठीक है। इस नाम से ये राजपोशी लेता है। और नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी थी, मैंने आपको बता दिया क्यों दी थी, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद को शासक बनाने में इसने सहायता दी थी, इसलिए उसके समय में, इसलिए इसने इसको उल्लू खां की उपाधि दी। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए अब बलबन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आपको बिंदु बताता हूँ। तो देखिए बलबन ने जिल्लत इलाही और
लिया नियावत एक खुदाई की उपाधि थी। अब देखिए जिल्लत इलाही उसे कहा था, ईश्वर के समान मानता था अपने को ही, ठीक है। और साथ ही नियावत एक खुदाई को ईश्वर का प्रतिरूप मानता था, यानी ईश्वर का समान भी माना, ईश्वर का प्रतिरूप भी मानना है, ठीक है। अपने को उसके समान स्वप्न देखता था तो अपने को ये मानता था, ठीक है। अब देखिए इल्तुतमिश का मैं आपके बारे में कुछ बताता हूँ कि इसे इल्तुतमिश के समय में देखिए दल चालीसा का सदस्य रहता है हमारा बलबन। रजी का समय में अमीर शिकार बनता है। बहराम शाह के समय अमीर आखुर का पद लेता है। अलाउद्दीन महमूद शाह के समय अमीर हाजिब रहता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय नायब मुमल्लिकात रहता है। तो आप क्या समझ रहे हैं इससे कि बलबन ने इल्तुतमिश से लेकर नसीरुद्दीन महमूद तक सबके शासनकाल में कुछ न कुछ पद काम किया। और इसने जो ये कार्य किया इससे इसने अपनी एक सेना भी संगठित कर ली थी, पीछे पीछे अपने मंगोलों के साथ ने संबंध बनाए, ठीक है, जो शासक बनने में सहायक थे। तुर्क अमीर सरदारों को अपने पक्ष में किया इसने, ताकि विशाल सेना बना सके और आगे जाके इसके मन में भी था कि मैं भी एक शासक बनूंगा। तो वही ये स्थापित करता है बलबन। ओके, समझ गए आप। देखो नसीरुद्दीन महमूद के समय जब ये नायब मुमलिकात था तो कुछ लोग इसे भड़का के, नसीरुद्दीन महमूद को भड़का के इसको हांसी का इख्तियार बनाते हैं बलबन को। अब इख्तियार क्या करता है, राजस्व से वो राजस्व वसूली करता है ग्रामों में, ठीक है। तो इसी के कारण बलबन जब जमीनी स्तर पे जाता है राजस्व इकट्ठा करने, तो मंगोली से इसके संबंध बनते हैं, ठीक है। इसके लिए अच्छा ही हुआ था कि ये हांसी का इख्तियार बना 1260 में, ठीक है दोस्तों। ये 1260 में हांसी का इख्तियार बनता है। अब देखिए इसने सिजदा वो पैबोस प्रथा जो मैंने आपको बताई थी, तो सिजदा का मतलब था शासक के सामने झुकना पड़ता था उसके समय में, बलबन के समय में। और पैबोस प्रथा थी शासक के पैरों को चूमना पड़ता था, ठीक है। पैरों को चूमने की जो प्रथा थी ये थी पैबोस। और सिजदा था शासक के सामने झुकाना है शीश को। तो ये प्रथाएं भी इसके द्वारा ही चलाई गई, बलबन के द्वारा। और भी महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर बलबन करता है, ये नौरोज उत्सव चलाता है, ठीक है। नौरोज उत्सव करता है जिससे ये एक पारसी का होता है, ठीक है, पारसी लोगों का एक उत्सव होता है। नौरोज उत्सव भी ये प्रारंभ करता है, ठीक है। 40 गुलाम सरदारों संकट का विनाश करता है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको ये बता दिया है। बलबन की मृत्यु होती है 1286 ईस्वी में, ठीक है। बलबन की मृत्यु 1286 में होती है और ये 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठता है। इधर किसने, बलबन ने। देखिए बलबन ने सैनिक विभाग की स्थापना की। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने, देखिए सैनिक सेना के लिए भी काम कर रहा है। देखिए गुप्तचर विभाग बना रहा है जिसको कहा जाता था दीवान ए बरीद, ठीक है। तो बलबन को एक महत्वपूर्ण शासक बोला जाता है गुलाम वंश का, क्योंकि देखिए इसने पिछले राजाओं के शासनकाल में कार्य करते हुए नीचे से ऊपर और सेना का संगठन करते हुए एक सदृढ़ राज्य की स्थापना की अपने बलबन ने अपने समय में। कैकुबाद यहाँ पर शासक बनता है, जो उसके समय में मुख्य कार्य कुछ नहीं होते हैं। साथ ही उसका एक पुत्र और था, वो भी ज़्यादा शासन नहीं कर पाता। लास्ट में इसका अंतिम शासक कैमुर्स बनता है, शमसुद्दीन कैमुर्स कहा जाता है जिसको। ये 3 साल की उम्र में था शासक बना। सोचिए क्या स्थिति रही होगी उस समय। और इसका जो शासक था वो जलालुद्दीन खिलजी था, जो आगे जाके खिलजी वंश की स्थापना खुद करेगा। देखिए खिलजी वंश का संस्थापक यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को माना जाता है, जो कि क्यूमर्स का संरक्षक था, ठीक है। इसके बाद ही खिलजी वंश की स्थापना होती है। 1290 से 1320 ईस्वी तक रहेगा खिलजी वंश का शासनकाल, जहाँ संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बनता है। इसने राजधानी किलोखरी बनाई, जिसे कुलागढ़ी महल भी कहा जाता है। कुलागढ़ी महल भी इसको बोला जाता है, किलोखेरी को। देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय कुछ महत्वपूर्ण घटना नहीं होती है और इसी का जो पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी, इसकी हत्या करता है 1296 ईस्वी में, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी अली गुरशाब्स जो था, इसका नाम था उपनाम, ये शासक बनता है, ठीक है। देखिए इसने स्थायी सेना रखी, नकद वेतन की व्यवस्था की इसने, ठीक है। विशाल सेना थी इसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास, ठीक है। घोड़ा दागने की प्रथा बनाई इसने, ठीक है। और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। देखिए ये अपने को सिकंदर सानी कहता था, यानी अपने को सिक्कों पर अपने को स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित करता था, ठीक है। इसने जो सिक्के चलाए थे अपने, ठीक है। देखिए दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक भी यही है, ठीक है। याद रखिए दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। बहुत सारा अभियान हुआ, इनके बारे में अभी आगे बताऊंगा। देखिए इसके शासनकाल में भी सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण पूछा जाए तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। 1297 से लेके
1306 ईस्वी आते आते तक 6 बार मंगोलों ने इसके आक्रमण किया। ठीक है, उसके बारे में चलिए आगे बात करते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण भारत में जिसने आक्रमण किया ना, वो मालिक कफूर के स्थान में किया। मालिक कफूर इसका सेनापति था। ठीक है, वो दक्षिण भारत का ही था इसलिए। देखिए यहाँ पर इसने गुजरात अभियान किया था। ठीक है, 1299 में जैसलमेर अभियान किया, रणथंभौर किया, चित्तौड़ में किया, मालवा किया, सिवाड़ा किया और जालौर में 1311 में अंतिम आक्रमण किया। तो इसने बहुत सारे दक्षिण भारत पर आक्रमण किए। ठीक है, धन लूटने के प्रयास किए इसने बहुत सारी। धन लूटना ही इसका मेन मकसद यहाँ पर रहा था। ठीक है, दक्षिण भारत के अभियान में देखिए इसने दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व मालिक कफूर ने किया, जो मैंने आपको बताया इसका सेनापति था। ठीक है, देवगिरी में गया था, रामचंद्र देव यादव वंश का शासन कर रहा था उस समय। ठीक है, मदुरै में गया है, वारंगल में गया जहाँ काकतीय वंश कहा कर रहा था। मदुरै में पांडे वंश था, होयसल वंश था वीर वासल देव तृतीय का, वहाँ भी इसने आक्रमण किया। तो दक्षिण भारत के इसमें भी इसने चित्तौड़गढ़, मालवा, देवगिरी, इसमें महत्वपूर्ण था मदुरै। मदुरै अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, कि बहुत सारा धन यहाँ से इसने लूट के ले गया। ठीक है, और इसको कोहनेर का हीरो भी इनाम के रूप में दिया था प्रताप रुद्रदेव ने। ओके, जो कि था काकतीय वंश का यहाँ पर शासक इसने। ठीक है, मदुरै अभियान सबसे सफल अभियान किया यहाँ, क्योंकि सर्वाधिक लूट मिली थी इसको यहाँ से। ठीक है, और देखिए सैनिक सुधार की बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो इसने बहुत सारे सैनिक सुधार भी किए हैं। इसने नियमित सेना का गठन किया था, स्थायी सेना जिसे कहते हैं, उन्हें वेतन देना आरंभ किया, उनका हुलिया लिखा। ठीक है, घोड़ा रखने की प्रथा चलाई, और इसने खुम्स होता था एक, जो भी लूट का धन था उसे खुम्स कहा जाता था। उसमें उसने हिस्सेदारी को कम कर दिया। पहले ये 80% सैनिक को देता था और 20% अपना रखता था। बाद में इसने 20% सेना को दिया और 80% अपने पास रखने लग गया। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने महत्वपूर्ण भू राजस्व में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए इसने। इसने उपज का 1/2 भाग भू राजस्व तय कर दिया, यानी कि 50% भू राजस्व का कर के रूप में देना पड़ता था लोगों को। ठीक है, लूट के धन में इसने हिस्सा 1/4 से 3/4 ले लिया अपना। मूल नियंत्रण प्रणाली लागू की इसने, मुहत्सिब सेंसर बनाया, नाजरी बनाया, मापतोल का एक अधिकारी बनाया। ठीक है, और भूमि देखिए मिल्क इनाम और वक्फ के अंदर जो भूमि आती थी उसको इसने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 2 कर लगाए, चराई कर लगाया, दुधारू पशुओं पर, चरने पर भी कर लगाता था, गड़ी कर था, घरों और झोपड़ियों पर भी लगाता था करे। ठीक है, तो शासन पे इसने बहुत सारा निरंकुश शासन भी किया था एक तरह से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे जानते हैं। आगे इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली भी थी। देखिए आप, दीवान रियासत बनाया था इसने, व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। जो बरीद था वो बाजार का निरीक्षण करता था। सहनाए मंडी था, जो खाद्यान्नों की बिक्री के लिए अधीक्षक बनाया था। मोहनियान बनाया था, यानी गुप्तचर जिसे कहते थे, ये गुप्त सूचना प्राप्त करते थे और शासक को बताते थे। परवाना नवीस बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तु की परमिट जारी करता था। ठीक है, ये खाद्य वस्तु का या किसी भी चीज़ का जो राज्य में जिसका विनिमय हो रहा है उसके लिए लाइसेंस जारी करता था। ठीक है, इसके बिना आप कुछ भी बाजार में बेच नहीं सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए परवाना नवीस बनाया था इसने। तो इसने बाजार नियंत्रण देख लीजिए आप इसका, या फिर इसका भू राज्य व्यवस्था देख लीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है अपने शासनकाल के दौरान। ओके, अब आगे जाएंगे तो आगे जाके पढ़ेंगे कि इसके आगे कौन आता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद यहाँ पर मुबारक खिलजी बैठता है गद्दी पर 1316 ईस्वी में। ठीक है, 1316 में इसकी मृत्यु जाती है अलाउद्दीन खिलजी की, और मुबारक खिलजी बैठता है इसका बेटा यहाँ पर, और ये खलीफा पद की उपाधि धारण करता है। यही महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानना, और कुछ महत्वपूर्ण कारण नहीं है इसके। और अंतिम शासक यहाँ पर खुसरो खां आता है। तो खुसरो खां था, इसका नाम खुशरफ शाह भी था। ठीक है, इसको कहीं आपको किसी बुक में खुशरफ शाह भी मिलेगा, तो ये वही खुसरो खां है जो अंतिम शासक था खिलजी वंश का। ओके दोस्तों, तो आपने जाना यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक था, और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर स्थायी सेना नगद वेतन रखा। ठीक है, सिकंदर सानी की उपाधि ली। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली और मूल नियंत्रण प्रणाली लगाई इसने, भू राज्य व्यवस्था लगाई। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ेंगे अपने तुगलक वंश की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसके सेकंड पार्ट में हम सैयद और लोदी वंश के बारे में जानेंगे, और मुगल वंश की भी तरफ चलेंगे हम। उसके लिए हमें एक नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए एक बार प्लीज़। तो देखिए तुगलक वंश की बात जब हम करते हैं तो तुगलक वंश का संस्थापक था 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है, सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक तुगलक यही था, गयासुद्दीन तुगलक। ओके, तुगलक का बाद नगर स्थापित करा इसने रोमन शैली में, 56 कोट दुर्ग भी था इसके समीप में। ठीक है,
तुगलकाबाद जो नगर है स्थापित है वो रोमन शैली में है, और 56 कोट दुर्ग भी इसी के पास स्थित है यहाँ पर, यानी 56 कोट दुर्ग भी बनाया है गयासुद्दीन तुगलक ने। देखिए इसकी मृत्यु 1325 में हो जाती है। इसके बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम था वो गद्दी पर बैठता है। ये देखिए एक स्वप्नशील कहा जाता है इसको, ठीक है, पागल शासक, रक्त पिपासु कहा जाता है, ठीक है, खून का प्यासा कहा जाता है इसको, ठीक है। इसने राजधानी देवगिरी दौलताबाद में बनाई। इसने सांकेतिक मुद्रा जारी की है, जैसे कांसे की, तांबे की, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा जारी किसने करी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। इसको एडवर्ड थॉमस ने, जो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको प्रिंस ऑफ मोनियर्स की संज्ञा दी थी। प्रिंस ऑफ मोनियर्स की संज्ञा पूछा जा सकता है, इसको याद रखिए। देखिए इसी के समय में एक हमारे महत्वपूर्ण यात्री थे, मूर देश के निवासी इब्न बतूता आए थे, ठीक है, 1333 में। तो इन्होंने अपनी पुस्तक रेहला जो पुस्तक थी उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है। तो पूछा जाए, रेहला पुस्तक है इब्न बतूता की, जो कि 1333 में आया था, मूर देश का यात्री था, ठीक है। किसके शासन काल में? गयासुद्दीन तुगलक के समय, नहीं सॉरी माफ़ कीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ठीक है। कृषि के विकास के लिए देखिए अमीर कोही विभाग बनाता है, ठीक है, इसका प्रधान घोषित करता है एक किसी व्यक्ति को, और इसका विभाग एक और बनाता है इसके अंदर, दीवान कोही बनाता है, ठीक है, दीवान कोही विभाग भी ये यहाँ पर गठित करता है, ओके। यहाँ देखिए मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, ठीक है, शेख अलाउद्दीन एक महत्वपूर्ण गुरु थे, और देखिए ये स्वर्ण सिक्का जारी करता है जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया, ठीक है, यानी इसका सिक्का दीनार कहलाया था, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसको इब्न बतूता ने दीनार कहा था, ठीक है। इसने यानी स्वर्ण सिक्के जारी किए, कांसे के, तांबे की मुद्रा जारी की, ठीक है। प्रिंस ऑफ मनीहर्स हो गया ये, इब्न बतूता इसके समय में आया, ठीक है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कुछ योजनाएं भी चलाई गई थी। ये इतिहासकार बर्नी द्वारा बताया गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दुआब में कर वृद्धि करी, राजधानी परिवर्तन करी इसने, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा जो चलाई इसने कांसे तांबे की, ठीक है, खुरासन और कराचल जो अभियान किया था इसने, ठीक है, खुरासन आज था, एक कराचल अभियान किया था इसने, कराचल अभियान जो आपने उत्तराखंड जीके में पढ़ा होगा, ठीक है, वही है। आगे हम जानेंगे फिरोज तुगलक, जहाँ पर तैमूरलंग आक्रमण करता है 1398 ईस्वी में भारत पर, और उस समय राजा होगा नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो योजनाएं थी ना, ये सबसे प्रथम अगर बोलें इसमें, सबसे पहले इसने राजधानी परिवर्तन करी, ठीक है, दौलताबाद लाया था देवगिरी, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन करा इसने, कांसे तांबे की, खुरासन अभियान, और ये क्रम से बता रहा हूँ मैं आपको। इनकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, कि जो राज्य की जो आर्थिक स्थिति ना वो तंग हो गई। क्यों? देखिए जब सेना भेजी जाती है किसी अभियान में तो उसमें भी खर्चा होता है, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा चला रहा है कांसे तांबे की, राज्य में यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं, और राजधानी परिवर्तन कर रहा है, उसमें भी पैसे की है समस्या, और दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर रहा है, यानी कि जो भूमि माप था उसमें भी वो कर वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी योजनाएं थी जिसके कारण इतिहास बरनी कहता है कि साम्राज्य का विघटन करने में ये प्रमुख थी, ठीक है, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा थी, ठीक है। अब जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फिरोज तुगलक आता है शासन करने, ठीक है। तो 20 मार्च 1351 को राज्याभिषेक होता है, और अगस्त में फिर यह राज्याभिषेक करता है, 2 बार इसने राज्याभिषेक किया फिरोज तुगलक ने, ठीक है। कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि ली थी इसने, फिरोज तुगलक ने। देखिए अब इसने कर वसूले, 4 कर वसूले थे इसने, खराज, खुम्स, जजिया और जकात, ओके। तो देखिए जकात भी था, और ये पहला मुस्लिम शासक है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये आपको याद रखना है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था फिरोज तुगलक, ओके। देखिए इसके समय में खिरजाबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली स्थापित किया गया इसी के समय में, ठीक है। खिरजाबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली में स्थापित किया इसी ने, फिरोज तुगलक इसके समय में। देखिए इसने सिंचाई कर लिया, उपज का 1/10 भाग लिया, ठीक है। सबसे अधिक दासों की संख्या पूछी जाए अगर सल्तनत काल में, तो फिरोज तुगलक के उसमें ही थे, 1,80,000 समथिंग इसी के समय थे दास, ठीक है। देखिए सैनिक पर इसने वंशानुगत बना दिया था अपने समय में। इसकी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना भी इसी समय में हुई है, इसके समय में, ठीक है। चांदी व तांबे के सिक्के चलाए इसने, देखो वो कांसा और तांबा चला रहा था अपना, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज तुगलक ने चांदी और तांबे के सिक्के चला दिए, जिसे अद्धा व
विक कहा जाता था, ठीक है। चांदी के तंबू का गद्दा और तांबे के सिक्के को विक कहा जाता है, ठीक है। इतना आपको आई थिंक क्लियर होगा। ओके, अब आगे बात करते हैं। देखिए, इसने फिरोज शाह दुर्ग की स्थापना की, जो दिल्ली में स्थित है। साथ ही दीवाने खैरात बनाया इसने, एक विभाग जो अनाथ मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के लिए उत्थान के लिए बनाया था इसने, दीवाने खैरात। दीवाने बंदकान बनाया इसने दासों की देखभाल के लिए, जो उस समय राज्य में जो दास बनाए जाते थे उनकी देखभाल के लिए भी सोचता था। ये दीवाने बंदगान बनाया इसने, ठीक है। अब प्रमुख कार्य इसके जो इंपोर्टेंट है वो आप याद रखिए। देखिए, रोजगार कार्यालय की स्थापना करता है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना करता है, नहरों का जाल निर्माण करने वाला भी यही है। दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था, इसकी स्थापना भी फिरोज तुगलक के द्वारा की। तो फिरोज तुगलक के क्या काम हो गए? रोजगार कार्यालय पहला, लोक निर्माण विभाग की दूसरा, नहरों का जाल निर्माण और दारुल शफा यानी कि एक खैराती अस्पताल। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपसे पेपर में सीधे डायरेक्ट पूछ सकता है। ओके, और देखिए तैमूर लंग का जो 1398 में आक्रमण हुआ था वो भी इसी के समय हो। उस समय नसरुद्दीन महमूद का शासन था, याद रखिए। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, उसमें नसरुद्दीन महमूद का शासन था और यही तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। एक नसरुद्दीन महमूद ने आपको पीछे पढ़ाया था, जहाँ बलबन की बात कर रहे थे हम, ठीक है, वो दूसरा है। अगर पूछा जाए तुगलक वंश का तो नसरुद्दीन महमूद करके आएगा आंसर, ठीक है। वो नसरुद्दीन महमूद दूसरा था जिसने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी थी, ठीक है, वो अलग बात थी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सल्तनत काल में गुलाम वंश पढ़ा हमने, खिलजी वंश पढ़ा और तुगलक वंश के बारे में जाना, ठीक है। अगले इसका सिलेबस है जीएस का, उत्तराखंड और सी करंट अफेयर्स और आपका हिंदी, ठीक है। समान हिंदी के 3 भाग दिए हैं, वो भी आप ऊपर आई बटन पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।